हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पे और हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में बहुत सारा डिस्कस हमने कर लिया है। अभी हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। भाग 3 की हम बात कर रहे थे और मौलिक अधिकारों में हमने कुछ अधिकार पढ़ भी लिए थे, जैसे समानता का अधिकार जो आर्टिकल या अनुच्छेद 14 से 18 तक था। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद तीसरा अधिकार हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार नहीं है भैया, शोषण के विरोध में ये अधिकार दिया हुआ है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसको कहा जाता है। 2 ही अनुच्छेद है, 23 और 24। इस अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सबसे पहले हमें कुछ चीजों पर डिस्कस यहाँ पे करना होगा। शोषण आप बहुत अच्छे से जानते कि नहीं जानते भाई? किसी व्यक्ति को शोषित किया जाना ही शोषण कहलाता है। वो शोषण अलग अलग प्रकार से हो सकता है, ठीक है। सो पहले के समय में यही चल रहा था, भारत में बहुत ज्यादा शोषित और शोषक, है ना। शोषक वर्ग मतलब जो शोषित करने वाले लोग होते हैं वो हुआ करते थे, जो परेशान करते थे लोगों को, और परेशानियों को जो भोग रहे हैं उनको हम शोषित व्यक्ति कहा करते थे, ठीक है। सो शोषित व्यक्ति को शोषण करा जाना, अब शोषण करा जाता था, उसके लिए हमने क्या किया, उसको खत्म करने के लिए उसके विरोध में कुछ अधिकार प्रदान कर दिया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में ये अधिकार दिए हुए हैं अनुच्छेद 23 और 24 में। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 23, 2 ही अनुच्छेद है। 23 का अनुच्छेद जो कहता है वो क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार ये है। भाई आप समझो, यहाँ पे मानव तस्करी जो होती है, आपने सुना होगा कि अंग, हमारे जो शरीर के अंग है, अंगों की तस्करी की जाती है, किडनी निकाल ली जाती है। कई बार मूवीज में देखा होगा आपने, वो रन मूवी में, अरे किडनी निकाल ली है भाई, है ना। सो ऐसा कर लेते हैं लोग बाग, किडनी निकाल ली, या फिर बहुत सारी अलग अलग अंगों को क्या किया जाता है, निकाल के उनको व्यापार कर दिया जाता है, उनको बेच दिया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि भाई बच्चों को भी बेचा जाता है, बूढ़ों को भी, महिलाओं को भी। तो हर प्रकार से पूरे मानव का व्यापार किया जाता है, बेचा जाता है। अंग तो दूर की बात है ना। सो ये मानव दुर्व्यापार की यहाँ पे मनाही करी जाती है। उसके अलावा बंधुआ मजदूरी के लिए भी ये उसके विरोध में खड़ा है अधिकार। 2 ही चीज है यहाँ हमें दोनों पे डिस्कस करना है, मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी से पहले हमें मजदूरी के बारे में समझना होगा, और मजदूरी समझने के बाद तब हम समझ पाएंगे कि बंधुआ मजदूरी क्या होती। तो मजदूरी मतलब क्या होगा, मजदूरी किसको कहेंगे मजदूरी? तो मजदूरी का मतलब यह है कि आपने किसी कार्य को करा और उस कार्य को करने का मेहनताना जो आपको दिया जाता है वो आपकी मजदूरी कहलाती है, और उस कार्य को करने वाला मजदूर कहलाता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है ना। जो कोई काम कराते हैं ना, हम जाते हैं, जैसे हमें घर की पुताई करवानी है या फिर घर पे कोई और काम कराना है, किसी भी प्रकार का काम करना है, सफाई करवानी, कुछ भी करवाना है, तो उसके लिए हम कुछ लोगों को हायर करते हैं, जिनको हम हिंदी भाषा में मजदूर कहते हैं, और मजदूर को उस काम को करने की मजदूरी हम देते हैं। तो अगर हम उसकी मजदूरी दे रहे हैं तब तक तो कोई समस्या है नहीं, है कि नहीं? तो ऐसी समस्या कभी नहीं है। अब भाई अगर मान लो हमने ऐसी जो मजदूरी उसको देनी चाहिए वो नहीं दी, तो इनकेस वो अब क्या कहलाएगा, बंधुआ मजदूर। उसको बांध लिया है आपने और उसका पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, जो वो मजदूरी या जो वो कार्य कर रहा है उस कार्य का पेमेंट ना करना बंधुआ मजदूरी कहलाता। तो भारत में बहुत पहले ये सारी चीजें चलती थी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जमींदार लोग क्या करते थे, लोगों को हायर करते थे, गुलाम बना लेते थे, और वो तो भैया पुश्तों हैं, मतलब पिताजी तो कर ही रहे हैं, फिर उनके बेटे करेंगे, बेटों के बेटे करेंगे, उनके यहाँ नौकरी चाकरी करते जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप, फ्री में, पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी को कभी किसी जमींदार ने दिया होगा कुछ कर्जा, और वो कर्जा चुका नहीं पाए, तो उनके बेटों को आपने क्या कर दिया, मजदूरी करवा रहे हैं, और बांध के रख लिया, बंधुआ मजदूरी करा। तो ये बंधुआ मजदूरी का जो प्रचलन हुआ करता था भारत में, उस प्रचलन को बंद करने के लिए ये आर्टिकल 23 में साफ सुथरे तौर पर मनाही की बात करी गई है कि बंधुआ मजदूरी का निषेध। तो चलिए क्या क्या है इन सारी चीजों के अंदर और अच्छे से यहाँ देख लेते हैं। मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार जो है, ये आर्टिकल 23 हमें ये अधिकार दे देता है, जिसमें चाहे वो महिला हो, बच्चे हों और निःशक्त जन, तीनों प्रकार की कैटेगरी है यहाँ पे, उनको अनैतिक गतिविधियां, नैतिक गतिविधियां मतलब सही गतिविधियां, अनैतिक गतिविधियां यानी कुछ गलत गतिविधियों में धकेलने से रोकने का अधिकार ये प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 23। किसको? चाहे वो महिला हो, बच्चे हो या निःशक्त जन, उनको ऐसा कुछ हम काम नहीं करा सकते जो नैतिक नहीं है, अनैतिक है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे सीटा पीटा,
अनैतिक गतिविधि निवारण अधिनियम इसके लिए बनाया गया है सरकार के द्वारा। बंधुआ मजदूरी के निवारण के लिए भी एक अधिनियम बनाया था 1976 में, और इस अनुच्छेद की भावना के अनुरूप कौन सा ये अनुच्छेद, ये इस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, इस अनुच्छेद की भावना के रूप से ये बंधुआ मजदूरी के निषेध की बात करी गई थी। एक 1976 में नया कानून संसद के द्वारा पारित किया गया था। उस कानून के अंदर क्या क्या है हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी हम आगे बात करने वाले हैं। परंतु राज्य जनहित हेतु नागरिकों को अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। मान लीजिए कभी जरूरत पड़ गई, यहाँ राज्य का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, वही केंद्र हो गया, राज्य हो गया, या कोई कभी ऐसी जरूरत पड़ गई कि हमें जरूरी अनिवार्य सेवा लागू करनी पड़ी। अनिवार्य सेवा मतलब हो सकता है कि एक जो हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है, भाई जो भारत के नागरिक हैं, कभी भारत पे उसकी रक्षा की आन आ पड़ी, कि रक्षा की जरूरत पड़ गई, तो भारतीय नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य है कि उसकी रक्षा के लिए हम आगे आए, है ना। सो ऐसे कर्तव्य, कभी ऐसी कोई जरूरत सरकार को पड़ जाती है, तब वो इस कंडीशन में अनिवार्य सेवा को लागू कर सकता है। इसके अलावा आप क्या है, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है। ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि मान लो कभी आर्थिक आपातकाल आ गया भारत में, जो अभी तक नहीं आया है, बस एक ही आपातकाल है जो नहीं आया है ना, बाकी तो सारे आ चुके हैं। और ये आर्थिक आपातकाल जो था, ये आते आते रह गया था 1990 में, है ना। सो भाई आर्थिक आपातकाल की स्थिति में होगा कुछ ऐसा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक पैसा वापस से आ नहीं जाए, पैसे की व्यवस्था ना हो जाए, तब तक नहीं दिया, और आपको काम करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस हैं कि जरूरत पड़ने पर, ऐसा है तो है नहीं कि सरकार पैसे रोक के रख रही हो, आपको पैसे ही नहीं दे रही हो, है ना। तो ये जरूरत के हिसाब से है सारी चीजें। तो यहाँ पे इसीलिए ये लिख दिया गया है कि परंतु राज्य जनहित में नागरिकों को अनिवार्य सेवा आरोपित करने का अधिकार रखता है, राज्य कभी जरूरत पड़ गई तो ऐसी कंडीशन, ठीक है भाई। चलिए बंधुआ मजदूरी की हम बात कर रहे हैं, तो बंधुआ मजदूरी और भारत में उसकी क्या कैसी स्थिति है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि भाई बंधुआ मजदूरी की क्या स्थिति है भारत में। तो बंधुआ मजदूरी में व्यक्ति निश्चित समय तक सेवाएं देने के लिए बाध्य होता है। निश्चित समय मतलब ऐसा नहीं कि 10 से 6 की बात कर रहे हैं, नहीं भैया, यहाँ पे बात चलिए सालों की, कि भैया इतने समय तक आपको क्या करना है, आपको सेवाएं देनी होंगी। और ऐसा वह किस लिए कर रहा है, हमने बात करी है कि साहूकार हो गए या जमींदार हो गए, उन लोगों से इन्होंने कभी ऋण लिया होगा, अब उस ऋण को चुका नहीं पाए हैं, तो चुकाने के लिए वह क्या करेगा कि आप क्या मजदूरी का काम कर लेगा। तो ये बंधुआ मजदूरी है, ठीक है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2018 की बात चल रही है भाई साहब, यानी यहाँ से 4 साल पहले भारत में लगभग 32 लाख बंधुआ मजदूर हुआ कर रहे थे। कितने? 32 लाख। तो भैया अपने आप में बहुत बड़ी ये नंबर्स हैं, आंकड़े हैं कि 32 लाख लोग आज भी बंधुआ मजदूरी करने पर बाध्य हैं, बजाय हमारा 23वां अनुच्छेद जो उनको बंधुआ मजदूरी से निषेध की बात कर रहा है, उसके बावजूद भी इतने लोग आज भी बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अधिकांश लोग जो हैं वो क्या है, ऋणग्रस्तता से, भैया उन्होंने ऋण लिया होगा, यानी कि उधार लिया होगा, और वो उधारी नहीं चुका पाए, तो उसके बदले में, उसके एवज में काम करने को ये मजबूर है। तो वो भी कब कुछ कर तो सकते नहीं है, क्या ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए 2016 में एक जारी हुई थी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। स्लेवरी मतलब स्लेव्स की हम बात कर रहे हैं, गुलामों की बात कर रहे हैं, हम दासों की बात कर रहे हैं। सो ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड के तौर पे ये 2016 में एक इंडेक्स निकाली गई थी, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। इसके हिसाब से भारत में लगभग 8 मिलियन मतलब समझ रहे हैं, मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, तो यहाँ 80 लाख लोगों की बात चल रही है। 8 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं भाई साहब। किस में जी रहे हैं? गुलामी का जीवन आज भी 80 लाख लोग भारत में जी रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है भैया ये। बंधुआ मजदूरी मुख्यतः कृषि क्षेत्रों में, क्योंकि बेचारे गरीब लोग हो जाते हैं, किसान लोग, उनके पास व्यवस्था होती नहीं है, भाई सूखा पड़ गया, कहीं पाला पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कोई कुछ हो गया, तो उनकी फसल बर्बाद हो जाती तो पैसा चुका नहीं पाते, और चुका नहीं पाते हैं तो अब पैसे चुकाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सो वो जो साहूकार या जमींदार लोग हैं, जहाँ से पैसा लिया तो उनका काम करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते है ना। सो बंधुआ मजदूरी मुख्यतः कृषि क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र, कौन कौन से, जैसे सूती कपड़ा वाला, हथकरघा उद्योग, ईंट के भट्टे जो बनते हैं, विनिर्माण उद्योग, पत्थर की खदानें, रेशमी साड़ियों का उत्पादन, चांदी के आभूषण, सिंथेटिक रत्न आदि में प्रचलित। कौन? ये बंधुआ मजदूरी वाला काम। इन सारी जगहों पे विशेषता है, ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं में, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन विशेषता इन्हीं क्षेत्रों में ये बंधुआ मजदूरी पाई जाती है। गौरतलब है कि कम आय वाले राज्य, कम आय वाले मतलब जिन राज्यों की आय ही कम है, मतलब जहां पे मजदूरी वर्ग ज्यादा है, किसान वर्ग ज्यादा है, तो ऐसे राज्य जो हैं जिनको हम
बीमार राज्य कहा करते हैं इस भाषा में। अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये सभी के सभी राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे उद्योग धंधे कम प्रचलित हैं और लोगों की आजीविका के साधन भी कम है। इस कारण से यहाँ पे ये इनकी जो ग्लोबल आय है, मतलब राज्यों की जो आय है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये बंधुआ मजदूरी की दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पे ज्यादा बंधुआ मजदूरी पाई जाती है। तो यही वही हिंदी भाषी बेल्ट है भैया, ये मैक्सिमम। ठीक है, बंधुआ मजदूरी की जो प्रणाली है उसके लिए उन्मूलन के अधिनियम बनाया गया था 1976 में, जो हमने बात करी है संसद के द्वारा। तो क्या है भैया इसमें, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर, कौन कौन से आर्थिक मतलब पैसे की कमजोरी है और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए 1976 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। इस अधिनियम के तहत बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह से खत्म कर, पूरी तरह से मजदूरों को रिहा कर दिया गया। 1976 में मजदूरों को रिहा कर दिया गया, उनके कर्जे भी समाप्त कर दिए गए थे। जब भैया 1976 में ये सब हो चुका था तो फिर कैसे भारत में आज भी 32 लाख बंधुआ मजदूर हैं? यानी ये फिर से स्थिति आ गई कि नहीं आ गई? 1976 में साफ तौर पे सरकार ने जब ये अधिनियम लागू किया था तो जितने भी बंधुआ मजदूर थे उनका जितना भी कर्जा था उसको माफ करवाया था कर्जदारों से, जमींदारों से, साहूकारों से, और इनको फ्री करवा दिया था। तो फिर आज 76 के बाद आज 2018 में जो हमने रिसेंट डेटा देखा लास्ट वेला, उसमें 32 लाख मजदूर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। कहां से आएगी? क्योंकि ऋण ले रहे हैं और उनको जमींदार ऋण दे रहे हैं, साहूकार भी ऋण दे रहे हैं, क्या ही करेंगे, और वो नहीं चुका पा रहे हैं। तो ये सरकार की कमी है, कह नहीं सकते। यहाँ पे बहुत ही कसमकस वाली बात है। इसके अलग अलग रीजंस और भी हम इसको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, साथ ही इस अधिनियम के तहत बंधुआ मजदूरी प्रथा को एक दंडनीय संज्ञेय अपराध भी घोषित कर दिया था। अगर आप बंधुआ मजदूरी करवाते हो तो ऐसी कंडीशन में जो जमींदार है या साहूकार है या जो ऋणदाता है उस पर आप दंडनीय कार्यवाही कर सकते हैं। आप मतलब कौन? कोर्ट। विदित हो कि यह कानून श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रशासित और कार्यान्वित किया जा रहा है। मतलब हर जगह ये चल रही हैं चीजें। अगर मान लो श्रम और रोजगार कार्यालय जो है वहां पे ये शिकायत कर दी जाए कि ये फला फला व्यक्ति बंधुआ मजदूरी कर रहा है और ये फला फला व्यक्ति उसे मजदूरी करवा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो ऋणदाता है या जो व्यक्ति बंधुआ मजदूरी करा रहा है उसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसको दंडात्मक कार्यवाही करी जाएगी। उस व्यक्ति को रिहा करवाया जाएगा, उसका कर्जा वगैरह जो भी केस है वो सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपको भी जागरूक नागरिक बनना है। अगर ऐसा आपके आस पड़ोस होता है तो बिल्कुल बेझिझक होके आपको सपोर्ट करना है इन सारी चीजों में। ठीक है, चलिए, मंत्रालय द्वारा बंधुआ मजदूरी को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई और कुछ योजनाएं भी इनके लिए चलाई जा रही हैं। बावजूद इनके कुछ नहीं हुआ। हम बात करेंगे 24वें अनुच्छेद की, जिसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करवाता है। ये बालकों की मतलब बात कर रहे हैं बच्चों की। देखो यार, बालक मतलब यहाँ बच्चे ही हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, इनको हम बालकों की श्रेणी में रख रहे हैं भैया। सो इन लोगों से कारखानों इत्यादि में जहां भी उनकी जान पे बन सकती है आफत, ऐसी जगहों पे कार्य करवाना निषेध है। बिल्कुल इसको रोका गया है इस अनुच्छेद 24 के तहत। क्या कहना चाह रहे हैं? 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में, खान समझ रहे, खदान वाली बात चल रही है ना, सो काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, उसको रखा ही नहीं जाएगा भाई साहब, साफ सुथरे तौर पे 14 साल से कम बच्चे को। यह अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा, जिसमें भी मतलब जान पे बनने वाली आफत वाली व्यवस्था हो ना, वहां उसको नहीं रख सकते आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया आप फिर पानी की गुमटी में रख सकते हो, क्योंकि वहां तो जान का खतरा है ही नहीं। रख सकते हो ना, बिल्कुल रख सकते हो। और छोटू 2 चाय लिया भाई, वो भी छोटू ही है ना, 14 साल से कम उम्र वाला चाय की दुकान पे बैठा है, वहां भी खतरा नहीं है, क्या उसमें रख सकते हैं? क्या बोलते हो? बताओ, जल्दी बताओ। देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, और एक्चुअली ऐसा नहीं है। किसी भी जगह पे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं रख सकते हो आप, साफ सुथरे तौर पर मना ही है। लेकिन ऐसी कंडीशंस भी कई आ गई भाई। अब मान लो कि किसी का परिवार है ही नहीं, मम्मी पापा गुजर चुके हैं, बच्चे हैं 2, एक बच्चा 13 साल का है और छोटा बच्चा, उसका भाई बहन जो भी है वो 8 साल का। अब क्या करेंगे वो?
क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में उन्हें पुनर्वास केंद्रों में भेज दिया जाता है, बाल्य गृहों में भेज दिया जाता है। अगर अगेन वो फिर भी काम करना चाह रहे हैं तो उनसे ऐसी जगहों पे काम कराया जाता है, ऐसी जगहों पे आजीविका चलाने के लिए जो खतरे से दूर, जैसे कि क्या क्या, हम सारी बात करेंगे, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे 14 वर्ष से कम का नियोजन खतरनाक कामों में नहीं किया जाएगा, साफ सुथरे तौर पे हमें ये पता है। अब भैया बाल श्रम निवारक, इसके लिए कानून बनाया गया, बाल श्रम निवारक तथा नियमन अधिनियम। ये कब लाया गया? 1986 में लाया गया। और उन क्षेत्रों मतलब किन किन जगहों पर ये 14 साल के बच्चे काम नहीं करेंगे, उनको क्या करता है, बताता है, अधिसूचित करता है। क्या क्या है वो, चलो देख लेंगे अपन। बाल श्रम निवारक तथा नियमन अधिनियम 1986 की धारा 3 है, जिसमें साफ सुथरे तौर पे वो सारे खतरनाक क्षेत्रों को इन बाल श्रमिकों से दूर रखने की बात करी गई है। खतरनाक क्षेत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखो भैया, सबसे पहले बीड़ी बनाने का कारखाना, तंबाकू प्रसंस्करण वाली जगह जो है, यहाँ पे आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं रख सकते। गलीचे बुनना, गलीचे समझते हैं? नहीं समझते, गलीचे बुनना, ठीक है। इसके अलावा सीमेंट कारखाने में सीमेंट बनाना या थैलों में उनको भरना, क्योंकि ये बड़ी समस्या का विषय है, छोटी मोटी बात नहीं। आप कहने को तो आपने सीमेंट देखा होगा, है ना, तो कई बार हमारे हाथ पड़ जाते हैं, बड़े लोगों के भी, अगर उसको ढंग से केयर नहीं करो तो वो अगर थैलों में भरेंगे या सीमेंट बनाने का काम करेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। ये खतरनाक काम। कपड़ा बुनाई, छपाई, रंगाई, ये सारी जगहों पे निषेध है। माचिस, पटाखे या बारूद बनाना। अभी देखना, आप जब भी भैया बिल्कुल मान के चलो दिवाली आती है तो आपने कई बार सुना होगा शिवकाशी में बम विस्फोट हुआ, शिवकाशी में इतने बच्चे मर गए। शिवकाशी में सबसे ज्यादा बच्चे पटाखे की फैक्ट्री में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे पटाखे बनाते हैं, जबकि साफ तौर पे मना लिखा हुआ है कि माचिस, पटाखे इत्यादि ये बारूद वाले से नहीं खेलना है ना। बारूद कई बार खेल लेता है तो समस्या हो जाती है, और मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो इन जगहों पे भी मनाही है साफ सुथरे तौर पे। अभ्रक, माइका आप समझते हैं ना, जो बिछाया जाता है हमारे बड़े बकायदा टेबलों कुर्सियों में और गेटों दरवाजों में माइका लगवाते हैं, तो वो काटना या उसको बिछाना वाला, तोड़ना वाला, ये सारी चीजें निषेध है, ऐसी जगहों पर उनको नहीं रख सकते। चमड़ा, लाख बनाना, ये सारे उद्योग बैन है। साबुन बनाना, साबुन में भी भैया बहुत सारे एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। चमड़े की पिटाई करना, रंगाई, सिलाई इत्यादि। ऊन की सफाई करना, मकान, सड़क, वाहन इत्यादि बनाना, ये सारे के सारे बैन हैं। किन के लिए? 14 वर्ष से कम उम्र। अब कहोगे सर चाय की तो लिखी नहीं, कारखाने तो लिखे नहीं, रेस्टोरेंट भी नहीं लिखे, वहां तो कर ही सकता है ना। अभी देखते हैं आगे और भी चेंजेस हुए। ये तो 1986 की बात है भाई साहब, अभी की बात थोड़ी है। 1986 के बाद भी तो चेंजेस आए होंगे ना, है ना। सो ये बड़ी बड़ी चीजें जहां बहुत खतरनाक हुआ करते थे वहां मना किया, आगे चल के इसको पूरी जगह हमने लागू करवाया है। चलिए, स्लेट पेंसिल बनाना, पैक करना, गुमेत की वस्तुएं बनाना, मोटर गाड़ी, वर्कशॉप, गैरेज। सबसे ज्यादा आपको बच्चे यहाँ मिल जाएंगे गैरेज पे, मोटर गाड़ी पे, कि भैया वो छोटू वो नट लाना, वो 12 नंबर पाना लाना और ये लाना और वो लाना, ये भी गलत है भाई साहब, ठीक है। ईंट भट्टा, खपरेल, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि ये जो ईंट के भट्टे होते हैं ये पारिवारिक रूप से चलते हैं। ईंटें बनाने का जो कारखाना, भट्टे आपने देखे होंगे, उसमें फिर मम्मी पापा बच्चे जितने हैं सबके, यार छोटू जाओ वो मिट्टी उठा लाओ, जाओ वो देख लो, तो ये मनाही है। लेकिन अब पारिवारिक तौर पर काम चल रहा है तो हाथ बटाना कहला देता है यहाँ पे, इसलिए वो बच जाते हैं घर वाले, लेकिन ये नहीं कराना चाहिए साफ सुथरे तौर पर, ठीक है। अगरबत्ती वाला, ऑटोमोबाइल की मरम्मत करवाना, जूट के कपड़े बनाना, कांच का सामान, ये भी बहुत खराब है क्योंकि कांच अपने आप में बहुत खराब होता है। जलाऊ कोयला या कोयला ईंट का निर्माण करना, साथ ही साथ कृषि प्रक्रिया में ट्रैक्टर या मशीनों के उपयोग में, ट्रैक्टर या मशीनों के कृषि कार्यों में, अब घर की है तो करवा लो थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं कि ट्रैक्टर से काम करवा रहा हो उससे, या फिर कोई मशीन चलवा रहा हो उसमें दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखिए हम ये मानते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों में दिमाग परिपक्व नहीं होता, कई बार वो चीजों को करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि घर में हमारे खुद के बच्चे भी कई बार हमारा हाथ बटाने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी करें, पापा हम भी, मम्मी हम भी, लेकिन बावजूद इसके उनका दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वो चीजों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में कर पाए, और कई बार गलतियां हो जाती हैं और गलतियों के कारण कई बार समस्या बन जाती है और बच्चे की जान पे आप बने, तो ऐसा काम तो हम बिल्कुल नहीं करवाएंगे, है ना। सो ये सारी चीजें हमें नहीं करवानी है, इन सारी जगहों पे ये अलाउड नहीं है। 22वां नंबर आप देख लें, ऐसा कोई काम जिसमें सीसा, पारा, मैगजीन, क्रोमियम, अगरबत्ती, वैक्सीन और कीटनाशक दवाइयां या एस्बेस्टस जैसे जहरीली धातु या पदार्थ यूज किए जाते हैं, उन जगहों पर भी बिल्कुल साफ तौर पर मनाही है। किन की? 14 साल से कम उम्र के बच्चों की। अब क्या हुआ भैया, अब तो ये तो चलो ठीक है। इसके अलावा तो अभी देखो, खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक नियोजित किए जाने पर धारा 14 है उसकी, कौन सी? वही बाल श्रम नियोजन वाली धारा 14 के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को, जो दोषी व्यक्ति मतलब जो उसको काम पे लगा रहा है उस बच्चे को, वो दोषी व्यक्ति कहलाएगा। उसको कम से कम 3 माह की या ज्यादा से ज्यादा 1 साल की
सजा दी जाएगी कारावास की, और साथ ही साथ कम से कम 10,000 रुपए और अधिकतम 20,000 रुपए का जुर्माना उसको देना होगा, उसको दंडित किया जा सकता है अगर ऐसी कंडीशन में आप उसको करते हैं तो। चलिए 10 अक्टूबर 2006 से कुछ चेंजेस आए, 86 के बाद 20 साल बाद, है ना। सो 2006 में कुछ चेंजेस आए और बच्चों को घरेलू नौकर, ढाबों इत्यादि में कार्य करने पर भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। याद रखिए, सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि बच्चों को रोजगार मतलब बाल श्रम को निम्न क्षेत्रों में, जैसे घरेलू नौकर, ढाबा, सड़क किनारे, होटल मोटल, चाय की दुकान, सैरगाह हो गया, पिकनिक हो गया, इन स्थानों पर साफ सुथरे तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये बच्चे अब इन जगहों पर भी काम नहीं कर सकते। कब तक? ऐसा तो है नहीं। अब उसको जरूरत है तो क्या ही कर ले। उसके घर में मान लो अभी मम्मी पापा हैं लेकिन दोनों ही बीमार हैं और बच्चा ही बचा है 13 साल का जो काम करने की स्थिति में है और वही कुछ करना चाहता है, तो क्या करेंगे? क्या वो काम नहीं कर सकता? तो कर सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन देख लेते हैं इस प्रतिबंधित को बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत 10 अक्टूबर 2006 से लागू कर दिया। इसी जो एक्ट बना था 1986, उसमें संशोधन करते दो चीजें, मतलब ये चीजें और जोड़ दी थी। कब? अक्टूबर 2006 से इसको लागू भी कर दिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि गैर खतरनाक क्षेत्र, जो गैर खतरनाक क्षेत्रों में तो साफ तौर पे मनाही है, लेकिन गैर खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक कार्य कर सकते हैं। देख लेना भैया बहुत अच्छे से कि गैर खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक काम कर सकते हैं, परंतु निम्न प्रावधानों का यहाँ पे पालन करना अनिवार्य है। कुछ चीजों को आपको पालन करना होगा। गैर खतरनाक क्षेत्रों में बच्चों को हम काम पे रख सकते हैं, बच्चे काम कर सकते हैं। हम रख नहीं सकते भाई, हमारे तरफ से तो साफ मनाही। कई बार आप जाओगे ढाबे में जाओगे और छोटा बच्चा दिखेगा, उससे पूछोगे कि बेटा कितनी उम्र है, तो अगर वो 14 से कम का है तो पहले ही मालिक बोल देता है कि बेटा अगर कोई तुम्हारी एज पूछे तो 15 से कम बिल्कुल मत बता देना, अगर बता दिया तो तुम समझ लेना। क्यों? या फिर वो साफ सुथरे तौर पर लिखे रहते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम नहीं रखते, है ना। ये साफ चीजें लिखी रहती है रेस्टोरेंट, ढाबे इत्यादि में। क्यों रखती है? ताकि ये साफ सुथरे तौर पे मना ही है ना भैया। लेकिन मान लो अगर बच्चे को जरूरत है काम करने की, बहुत अर्जेंसी है, उस व्यक्ति को नहीं है, वो काम नहीं दे रहा, वो तो उसकी मदद कर रहा है, तो वो किन किन कार्यों को करके इस पल्ले से, मतलब कि अगर हमें मान लो जरूरत है कि किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को बहुत जरूरत है जॉब की और हम देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको रख रहे हैं जबरदस्ती, तो हम दे सकते हैं गैर खतरनाक क्षेत्रों में। बस कुछ प्रावधान है जिनको हमें पूरा करना है और यहाँ पे समस्या खत्म। क्या क्या वो प्रावधान है, चलिए देख लेते हैं। कि बच्चे को 6 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं कराएंगे आप, ठीक है। साथ ही साथ एक साथ 3 घंटे से ज्यादा उससे काम नहीं लिया जाएगा और रात के 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में उससे कोई काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है भैया। साथ ही साथ सप्ताह में उसे कम से कम 1 दिन की छुट्टी जरूर दी जाएगी। ये प्रावधान फॉलो करते हैं तो आप उस बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को जिसको जरूरत है जॉब की, हम नहीं दे रहे, जानबूझ के नहीं रख रहे हैं, लेकिन उसको जरूरत है इसलिए हम उसकी मदद कर रहे हैं और इन केस के आधार पर हम उसको रख सकते हैं। ये सारे के सारे प्रावधान है, ठीक है। सो भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। क्या क्या डिस्कस कर लिया? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात कर रहे हैं और 2 अधिकार थे इसमें अनुच्छेद के तौर पे, अनुच्छेद 23 और 24। जहां अनुच्छेद 23 है वो बात कर रहा है मानव दुर्व्यापार की। दुर्व्यापार मतलब समझ रहे हैं, मानव अंगों की तस्करी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। इसी में दूसरी चीज जो थी वो थी बंधुआ मजदूरी। किसकी बात कर रहे हैं हम? बंधुआ मजदूरी की, कि भैया किसी व्यक्ति को मजदूरी बंधुआ बांध के रख के उससे मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। और 24 जो है ये साफ सुथरे तौर पे बाल संरक्षण से संबंधित है। बाल संरक्षण में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात यहाँ पे आती है, 14 वर्ष से कम, ठीक है, इनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है भाई। तो इन सब के लिए सरकार ने संसद में अपने अपने अधिनियम पारित किए हुए हैं, चाहे बंधुआ मजदूरी के निषेध से संबंधित हो, चाहे बाल श्रम से संरक्षण की बात हो, तो सारी संसद ने व्यवस्था करके रखी है। बस बात क्या है कि ये जो लोग हैं इन तक ये बात पहुंचती नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है। तो इसीलिए हमें एजुकेशन फैलाना है, जागरूक नागरिक बनना है। और अगर आपको ऐसी कोई चीजें दिखती है तो आपको जागरूक नागरिक की तरह उनको बताना है चीजें एटलीस्ट, ताकि वही जागरूक होंगे तभी तो बढ़ेगा ना इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? इस वीडियो में तो हम बहुत अच्छे से बात कर लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धार्मिक अधिकारों की, है ना। सो जो हमारे आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म से संबंधित अधिकार है उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।